नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 30 जून 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन की। सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे रवांडा के बारे में। देखिए, अभी रिसेंटली यूके के एक कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है असाइलम सीकर्स की प्ली को। मतलब वहां पर कुछ लोग असाइलम मांगने गए थे यूके में, बट उनकी प्ली को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने कहा है कि उन्हें रवांडा वापस भेज दिया जाए। तो यहाँ हमारे लिए रवांडा के मैप को जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ नॉर्थ में इसके देखने को मिलता है युगांडा। फिर ईस्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पर ये पूरा बॉर्डर आपका तंजानिया का आ जाता है। साउथ में बुरुंडी देखने को मिलता है आपको, एंड वेस्ट में यहाँ पर आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने को मिलता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेक आपकी है, दैट इज लेक किवू। यहाँ इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए कौन कौन सी कंट्रीज के साथ रवांडा अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे फ्रांस के मैप को। अभी रिसेंटली ये एरिया इसलिए न्यूज में रहा है क्योंकि यहाँ एक टीन को गोली मार दी है। एक 17 साल का बच्चा था, अफ्रीकन डिसेंट का, उसको गोली मार दी गई है पुलिस के द्वारा, जिसकी वजह से वहां पर दंगे भड़क गए हैं। तो यहाँ एक बार इसके मैप को देख लेते हैं। अगर बात की जाए नॉर्थ की, तो यहाँ पर आपको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलता है, जो कि फ्रांस से इंग्लिश चैनल के थ्रू सेग्रीगेटेड है। अब अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको बेल्जियम देखने को मिलता है वेस्ट में। फर्दर वेस्ट में आपको लिंजमबर्ग देखने को मिलता है। देन ये पूरा एरिया आपका जर्मनी का बॉर्डर है, ये स्विट्जरलैंड, इटली, एंड नीचे ये आपका मेडिटेरियन सी का पार्ट है। एंड यहाँ पर आपका आ जाता है स्पेन। स्पेन से अगर हम नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो ये एक बे ऑफ बेस्की है। तो ये कुछ एरिया है आपका फ्रांस का, जिसके बारे में आपको जानना था यहाँ। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे गवर्नर्स की पावर के बारे में अंडर आर्टिकल 163 एंड 164। देखिए, इन दोनों आर्टिकल्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 163 में ये कहा जाता है कि भाई जो गवर्नर हैं ये आपके वर्क करेंगे एड एंड एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम। मतलब इन्हें कोई भी काम करना है तो उसके लिए इन्हें एडवाइस करते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हेड करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर। अब यहां आपको एक चीज समझनी है कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिप्शन भी है। तो इसी के 163 के क्लॉज 2 में यह कहा जाता है कि भाई जो डिस्क्रिप्शन है गवर्नर की, अगर ऐसा मैटर अराइज होता है कि क्या डिस्क्रिप्शन रहेगी गवर्नर की, तो ये खुद गवर्नर ही डिसाइड करेंगे। तो यहां पर गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है, इसके बारे में बताया गया है। अब अगला इसका क्लॉज आता है आर्टिकल 163 क्लॉज 3, जिसमें यह कहा जाता है कि भाई जो एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा गवर्नर को, ये किसी भी कोर्ट में पूछी नहीं जा सकती है। मतलब इसके ऊपर आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि आप हमें बताइए कि क्या सलाह दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा आपके गवर्नर को। तो ये आपका आर्टिकल 163 है। अब इसके बाद आर्टिकल 164 भी हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके क्लॉज 1 में यह कहा जाता है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं आपके गवर्नर। अब यहां पर इनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन रहती है कि मान लीजिए हंग असेंबली है, तो किसको अपॉइंट करना चाहते हैं, वो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन उनके पास है। लेकिन एक बार अगर आपके चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर देते हैं तो चीफ मिनिस्टर की सलाह पे बाकी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो अपॉइंट करते हैं। ऑल्दो यहाँ ये कहा जाता है कि ये जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ये तभी तक ऑफिस में रह पाते हैं जब तक गवर्नर की इच्छा हो। मतलब गवर्नर की इच्छा के अकॉर्डिंगली ही ऑफिस से निकाले या रखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ इसके लिए सलाह दी जाती है आपके चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ एक चीज आपको समझना होगा कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु के गवर्नर ने डिसमिस कर दिया एक मिनिस्टर को करप्शन के केसेस के कारण। अब यहां इनके पास ये पावर नहीं थी। आर्टिकल 164 डायरेक्टली ये कहता है कि ये जो आपके गवर्नर हैं, ये मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर की सलाह पे। और आर्टिकल 163 भी यही कहता है कि जो गवर्नर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, इनकी सलाह पे काम करेंगे। तो यहां पर इन दोनों आर्टिकल के तहत जो डिसीजन लिया गया है गवर्नर के द्वारा वो गलत था। अब देखिए, इसमें एक वेगनेस भी है। आर्टिकल 164 में यह कहा गया है कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो तभी तक ऑफिस में रहेंगे जब तक गवर्नर चाहें तो। अब यहां इसके लिए ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेरियस वर्डिक्ट में ये कहा है कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिप्शन पे एक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कुछ एक मैटर में ही वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे एक्ट कर सकते हैं। बाकी सभी केसेस में उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना होगा। तो यहां सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट के अकॉर्डिंगली भी जो गवर्नर का डिसीजन था वो गलत था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे दिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो कि उड़ीसा में कुछ इस एरिया में आपकी लोकेटेड है।
देखिए ये एरिया फ्रिक्वेंटली आपका मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए न्यूज में रहा था, बट अभी देखने को ये मिला है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए यहाँ पर 400 फैमिलीज को मूव करा दिया गया है इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई वायलेंस देखने को नहीं मिली है या किसी भी तरह की अपोजिशन देखने को नहीं मिली है इस रीलोकेशन प्रोग्राम के दौरान लोगों के द्वारा। यहाँ लोगों के साथ कंसल्ट किया गया था, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं बॉटम अप अप्रोच अपनाई गई थी इन लोगों को शिफ्ट करने के लिए, जहां पर हर फैमिली को 15 लाख रुपए दिए गए थे रीसेटलमेंट के नाम पे। अब यहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये क्लेम करता है कि इन्होंने किसी तरह की फोर्स यूज नहीं की है। अब थोड़ा बहुत इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि हीराकुंड यानी महानदी के आसपास के एरिया में लोकेटेड है। ये जो एरिया है आपका भरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, वहां पर पड़ता है। हीराकुंड रिजर्वायर इसको काफी एरिया से आपका ये कह सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट से कहीं ना कहीं कवर करता है। यहाँ पर जनरली जो आपको वेजिटेशन देखने को मिलते हैं डैट इज ड्राई डेसिडुअस टाइप की आपको वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपको चौसिंगा देखने को मिल जाते हैं, इंडियन लेपर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, एलिफेंट देखने को मिल जाते हैं, सांबर, चीतल, गौर, ऐसे बहुत से जानवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा उड़ीसा में कुछ आपके नेशनल पार्क भी काफ़ी फेमस रहते हैं, जैसे भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो आपको थोड़ी इनकी भी लोकेशन यहाँ पर देख लेनी चाहिए। जैसे ये आपका सिमलीपाल वाला एरिया आ गया और यहाँ पर ये आपका भितरकनिका नेशनल पार्क वाला एरिया आ गया। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। देखिए अभी रिसेंटली इन्होंने असम के लिए एक अपना ड्राफ्ट रिलीज किया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम इसे भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले डीलिमिटेशन कमीशन को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए डीलिमिटेशन इसका मतलब ही क्या है, आप लिमिट लगा रहे हैं किसी चीज पे, तो यहां पर आप ये समझिए कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बाउंड्री फिक्स करते हैं, या आप ये कह सकते हैं लिमिट फिक्स करते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो एरिया होते हैं जहां पर वोटिंग की जाती है। हम इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिमिट को विद इन द कंट्री डिसाइड करते हैं थ्रू डीलिमिटेशन कमीशन, और ये डिसाइड करने के लिए मेजर फैक्टर रहता है आपका पॉपुलेशन। मतलब जैसे जैसे किसी एरिया की पॉपुलेशन चेंज होती जाएगी तो पॉपुलेशन चेंज होने के अकॉर्डिंगली यहां पर इसको रीड्रॉ किया जा सकता है। अब जो भी ये आपका डीलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर देता है वो फाइनल है और किसी भी कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब बात की जाए इनकी कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट के बारे में, तो इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसके लिए इनके साथ काम करते हैं इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर रिटायर्ड जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमेशा इसे चेयर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, और रिस्पेक्टिव स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पर होंगे। तो मतलब इन टोटल ये 3 पर्सन आपके डीलिमिटेशन कमीशन में रहते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के अंडर डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 82 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट इनेक्ट करती है डीलिमिटेशन एक्ट हर सेंसस के बाद, और आर्टिकल 170 में ये कहा गया है कि जो स्टेट है इसे डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंगली डीलिमिटेशन एक्ट के अंडर, जो आपके सेंसस हुए हैं रिसेंट सेंसस उनके अकॉर्डिंगली। अगर बात की जाए भारत में पहला डीलिमिटेशन कमीशन कब आया, तो आपको याद रखना है कि 1952 में पहला डीलिमिटेशन कमीशन आया था, उसके बाद 1963 में, 1973 में, 2002 में। ऑल्दो यहाँ आपके अलग अलग एक्ट्स इसके अकॉर्डिंगली आए हैं, जैसे डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, 1963, 1973 एंड 2002। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, 1981 के सेंसस के बाद और 1991 के सेंसस के बाद कभी भी डीलिमिटेशन कमीशन को नहीं बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर इशू क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस ड्राफ्ट के अंदर 24 असेंबली सीट्स को रीशेप किया गया है और रीनेम किया गया है। इसमें कुछ जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी गई है एसटी कम्युनिटी के लिए, और कुछ सीट्स आपकी एससी कम्युनिटी के लिए। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, पहले जो एसटी कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व थी वो 16 थी, अब इन्हें बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। और इससे पहले आपकी एससी कम्युनिटी के लिए 8 सीट रिजर्व थी, जिसे बढ़ाकर अब 9 कर दिया गया, जिसकी वजह से कुछ सेगमेंट में नाराजगी है। अब यहां नाराजगी किस तरह से है मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे आपका सिलचर वाला जो एरिया था वो रिजर्व था एससी कैंडिडेट के लिए, अब उसकी जगह पर करीमगंज वाला एरिया को आपने रिजर्व कर दिया है। तो इस वजह से थोड़ी नाराजगी है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में। कुछ एथनिक ग्रुप जैसे अहोम ये इसलिए डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि पहले यहाँ पर ईस्टर्न असम में इनको अच्छी खासी सीट्स मिलती थी, बट अब ये सीट इंक्रीज कर दी गई है वेस्टर्न असम में, तो इनके लिए पॉलिटिकली वो थोड़ा मिसमैचिंग हो जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 8A के अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के हम सिर्फ और सिर्फ रीओरिएंटेशन कर रहे हैं सीट्स की, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स को यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि जम्मू कश्मीर में हम 2011 के सेंसस को यूज कर रहे हैं, वेयर एज असम में हम 2001 के। तो इस वजह से भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा नाराज हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी मानना है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने कहीं ना कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज को स्कैटर्ड कर दिए, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्शन पे असर पड़ सकता है। तो इस वजह से भी कुछ मुस्लिम लीडर्स यहाँ पर नाराज देखने को मिल रहे हैं। लास्ट में आपको ये याद रखना है, बोडोलैंड टेरिटरी रीजन्स में लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि इनको पहले 16 सीट्स मिली हुई थी, अब ये बढ़ाकर 19 हो गई है। तो इन टोटल ये पूरा आपका डिस्प्यूट है। आई होप आपको समझ में आया हो। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया फिलीपींस रिलेशन के बारे में। देखिए, अभी रिसेंटली हमारे कुछ प्रोस्पेक्ट डिसाइड हुए हैं कि कहाँ कहाँ हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ एक्सपैंड करेंगे ट्रेड को, कैसे हम एक दूसरे के साथ न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। क्लीन एनर्जी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कंट्रीज़ के लिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, यहाँ पर भी हमारा फोकस रहेगा। और कैसे इकोनॉमिक कॉपरेशन हम एक दूसरे के साथ इंप्रूव कर सके इनोवेशन की फील्ड में, मतलब कैसे एक साथ मिलकर R&D कंडक्ट कर सकें, हम इसके ऊपर भी फोकस करेंगे। अब क्लीन एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर यह भी याद रखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा, खासकर विंड एंड सोलर एनर्जी में। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो स्पेस एजेंसी आपकी फिलीपीन की है प्लस इंडिया की इसरो, ये आने वाले समय में यानी 2030 तक एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नए डायमेंशंस में काम करेंगी। अब इसके अलावा हम डिफेंस सेक्टर में भी और बेटर करना चाहते हैं, ऑल्दो हमने यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट इशू की है फिलीपीन को। अब यहाँ हमारा फोकस सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल पे नहीं है, हम इसके बियॉन्ड भी जाना चाहते हैं कि भाई और जगह जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकें, जैसे जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट ट्रेनिंग, न्यू नेवल एसेट्स को डेवलप करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो नई डिफेंस में रिसर्च करनी हो उस फील्ड में, हम हर फील्ड में एक दूसरे के साथ कैसे बेटर कोऑर्डिनेट कर सकें, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अब यहाँ इन दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में बात कही है कि वी ऑलवेज बिलीव इन फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। अब इसी चीज को इंश्योर करने के लिए हम मरीन टाइम डोमेन अवेयरनेस कैंपेन भी रन कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ हमारी कोशिश ये है कि कैसे इंडो पैसिफिक एरिया में हम अपना वर्चस्व और बढ़ा सके, एक फ्रेंड, एक अलाय वहाँ पर ढूंढ सकें, इसके ऊपर हमारा फोकस है। और यहाँ पर तभी हम फिलीपीन के साथ भी डील कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल वेव के बारे में। देखिए, मान लीजिए ये एक तालाब है, इस तालाब में मैं यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर फेंकता हूँ। अब क्या होगा, इससे इस पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और कुछ इस तरह से यहाँ पर वेव क्रिएट होंगी। इन वेव को कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव। अब ये वेव आपस में पार्टिकल के साथ भी इंटरेक्ट होगी। मान लो यहाँ पर कोई जहाज फ्लोट कर रहा है, उससे भी ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगी। यहाँ आपकी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है टीम के द्वारा, आपके यूरोपियन पल्सर सेल टाइमिंग अरे और इंडियन पल्सर टाइमिंग अरे के द्वारा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, कहते हैं कि जो आपके स्पेस है इसके अंदर कंटिन्यूसली चेंज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। अब इसको बताने के लिए इन्होंने यूज किया एक पल्सर सेल का। पल्सर सेल आप ये कह सकते हैं कि आपका एक बहुत तेजी से रोटेट करने वाला स्टार है, जो आसपास के जो टाइम वेब है आपकी, यानी कि आप ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव को जनरेट करता है ये टाइम वेब को हिलाकर। जैसे मान लीजिए एक पानी है, इसके ऊपर अगर मैं किसी चीज को जोर जोर से घुमा रहा हूँगा तो इस पानी के अंदर भी तो वाइब्रेशन क्रिएट होगी ना। तो सेम जब भी ये आपके पल्सर सेल घूमते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं ये, तो इससे जो स्पेस टाइम है उसके अंदर आप ये कह सकते हैं चेंजेस आते हैं। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने यूज किया जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि इंडिया का है। ये वर्ल्ड के 6 टेलीस्कोप्स में से एक है जो इस प्रोजेक्ट में यूज किया गया था ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए। अब हुआ ये कि इस पल्सर सेल से जो लाइट आपकी एमिट हो रही थी, उस लाइट के आने में कुछ मिली सेकेंड का फर्क देखने को हमें मिला, और जिससे हमने अंदाजा ये लगाया कि ये जो आपकी ग्रेविटेशनल वेव है, इसकी वजह से ये चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो पल्सर सेल है एक तरह के कॉस्मिक लाइट हाउस है, जहाँ से लाइट अर्थ की तरफ ट्रेवल करती है। अगर बात की जाए जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की, तो ये आपका लोकेटेड है पुणे में। पहली चीज ये याद रखना, यहाँ इसको इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है अंडर द कॉन्सेप्ट स्मार्ट।
स्मार्ट मतलब स्ट्रेच मैश अटैच टू रोप ट्रूजर्स। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए, आप सभी को पता होगा बैक्टीरिया बहुत तेजी से इवॉल्व करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम मेडिसिन लेने स्टार्ट करते हैं और हम थोड़ा ठीक फील करते हैं तो हम मेडिसिन को रोक देते हैं। अब खासकर ये अगर एंटीबायोटिक है तो उस केस में जो थोड़े बहुत आपके बैक्टीरिया आपकी बॉडी में रह गए हैं तो वो फिर से आपके ग्रो करेंगे, इवॉल्व करेंगे और एक तरह से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे इस दवाई के खिलाफ। और इसी चीज को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखिए, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बट कोविड-19 के बाद से हमारा बहुत सा ध्यान है इसके ऊपर, क्योंकि कोविड-19 ने एक चीज तो हमें बता दी है कि हम किसी भी तरह के मेडिकल डिजास्टर के लिए अभी तैयार नहीं हैं, तो हम फ्यूचर रेडी बनना चाहते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, एक मेडिसिन थी आपकी फेज 3 ट्रायल में थी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। अब हुआ क्या कि एक पेशेंट थे, उनको काफ़ी देर से हैदराबाद के अंदर आईसीयू के अंदर थे। इनको ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ने घेर लिया, मतलब इन द सेंस कि उससे इन्फेक्टेड थे और कोई भी दवाई इसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। अब यहाँ इस पर्सन को हमने एक फेज 3 ट्रायल के अंडर कोई मेडिसिन थी हमारी जिसका नाम है सीफीपीमीज़ेडेबेक्टम। अब देखिए, इस दवाई के थ्रू हमने इस पर्सन को ट्रीट किया। आप ये कह सकते हैं कि जब आपकी सभी लाइन ऑफ डिफेंस मेडिसिन की खत्म हो जाती है, उस समय जो एक इकलौती रिजॉर्ट बची है वो यही है हमारे पास। अभी ये अंडर ट्रायल है, बट इसका जो इफेक्ट था वो काफ़ी ठीक देखने को मिला, मतलब वो पर्सन स्लोली रिकवर करा है। बट यहाँ हमारे लिए कुछ चैलेंजेस हैं। देखिए, चैलेंज नंबर 1, इंडिया में इरेशनल यूज़ किया जाता है। जो यूज़ है एंटीबायोटिक का वो बहुत इरेशनल है। जैसे ओवर काउंटर आपकी ये दवाइयाँ फ्रीली सेल की जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट आपको फटाक से कोई दवाई दे देता है, तो वहाँ पर कई बार एंटीबायोटिक भी दे दी जाती है। अगर आप उसकी पूरी तरह से सेवन नहीं करेंगे, मतलब जितनी खुराक बोली जाए, जैसे 3 दिन या 4 दिन का कोर्स है, ना किया जाए, तो यहाँ पर आप लोगों की सेहत पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो यहाँ पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि जितनी भी आपकी दवाइयाँ हैं उनको आप हमेशा टाइमली कोर्स को पूरा करें। दूसरी चीज़, अब इंडिया में फूड सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर मुर्गियों का जो साइज़ है उसको इंक्रीज करने के लिए इन्हें एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होती है। मतलब वो जो बैक्टीरिया है आपकी बॉडी के अंदर वो ड्रग्स को रेजिस्ट करने लग जाता है। हमारे यहाँ पर जो केमिकल इंडस्ट्री है या फार्मा इंडस्ट्री है उसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन को भी पूरी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। कई बार वेस्ट को ऐसे ही डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में ये जो आपके केमिकल्स हैं जिससे आपकी दवाइयाँ बनती हैं ये खुले में रह जाती हैं, और इससे भी इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया देखने को मिलता है उनमें ड्रग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें इन सब फ्रंट के ऊपर भी वर्क करना होगा। ऑल्दो हमारी कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि कैसे हम नई से नई दवाइयों की खोज करें जो कि इस तरह की बीमारियों से लड़ सकें, या कोई और टेक्निक भी हो सकती है, या नैनो टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और तो यहाँ पर इस आर्टिकल में इसी बारे में बात की गई है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। देखिए, अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने लगभग $700 मिलियन की एक डील साइन करी है श्रीलंका के साथ। तो यहाँ पर हमारे लिए वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इन दोनों को जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बात की जाए, ये दोनों ब्रिटन वुड ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आपके IMF का फंक्शन ये है कि ये ग्लोबल लेवल पे मॉनेटरी कॉपरेशन को इंप्रूव करता है, साथ के साथ जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करता है कि कैसे दुनिया में इसे सिक्योर किया जा सके। इंटरनेशनल ट्रेड जो है इसको प्रमोट करता है आपका, एंड यहाँ पर ये कोशिश ये करता है कि कैसे रिड्यूस कर सके पॉवर्टी को, कैसे मैक्रो इकोनॉमिक में ग्रोथ देखने को मिल सके, कैसे ये एडवाइस कर सके डेवलपिंग कंट्रीज को कि उनकी जो डेवलपमेंट का पाथ है वो थोड़ा ईजी हो सके। अगर कोई कंट्री IMF का मेंबर नहीं है तो वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का भी मेंबर नहीं बन सकती, यानी वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं बन सकती है। वर्ल्ड बैंक की एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्रेटन वुड से ही निकल के आया था ये। पहले इसका नाम था IBRD, जो कि 1944 में सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि यूरोप के अंदर हम कैसे डेवलपमेंट ला सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो उस डिस्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए कैसे हम बेटर वे में इस एरिया को डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस था आपके इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का। अभी हाल फिलहाल में आपके 189 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका मेंबर है।
इसकी कई रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक की आपको पता होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक रिपोर्ट पब्लिश होती थी, बट अभी के लिए ये बिजनेस रिपोर्ट बंद कर दी गई है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सभी आपकी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसके 5 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट कह सकते हो। एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये डेवलपिंग कंट्रीज की जो भी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या बिजनेसेस होती हैं उनके लिए मदद के लिए काम करती है ये। देन यहां पर आपको याद रखना है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। देन लास्ट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ऑल्दो इंडिया ये जो लास्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेंबर नहीं है। वर्ल्ड बैंक में सबसे हाईएस्ट शेयर की बात की जाए तो यहां पर आपके यूएसए का रहता है, दूसरे नंबर पे जापान, फिर जर्मनी, यूके एंड फ्रांस। अब यहां आपके लिए एक होमवर्क है, आपको आज के कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि एचडीआर्स क्या होते हैं। देखिए, ऑल्दो मैं मानता हूं कि वीडियो तो जल्दी आ गया है, बट नोट्स बनने में टाइम लगेगा, तो आज की वीडियो के नोट्स आपको शाम 8-9 बजे तक मिल जाएंगे। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे नोट्स को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।